So guys, welcome back to my channel HK Official. So yes, this will be the last video of this semester. Okay, so इसको हम जो है DLD का PYQ आपका that is 5 जनवरी ओके वो देखेंगे हम एंड उसका पूरा सोल्यूशन है एंड ये जो है अपलोडेड है प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे ऑल्सो, तो आप वहां से जो है ना उसको पढ़ सकते हो जो लोग मेंबर्स हैं वो। अदरवाइज आप यहाँ पर आके मैं इसमें सब कुछ जो भी एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। तो लेट्स मेक दिस सेशन मोर इंटरेस्टिंग, ओके, क्योंकि ये लास्ट हमारा जो है ना सेशन है। कल आपका डीएलडी का पेपर होगा एंड आई होप सो बहुत अच्छा जाएगा सबका। एंड डेफिनेटली हमने बहुत चीजें सीख ली हैं, अगर आपने मेरे यूनिट्स देखे होंगे, वन शॉट्स देखे होंगे। सो यूनिट 3, 4, 5, 6 चारों भी कवर्ड हैं। कुछ चीजें जो वहां पर कवर्ड अगर नहीं हो पाई हैं तो वो इस सोल्यूशन से कवर हो जाएंगी। तो एट द एंड हमारा टोटल सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा। सो आई होप सो कि आप बहुत अच्छे कमेंट्स लिखोगे इस वीडियो के नीचे, सो दैट विल इंस्पायर मी टू डू मोर वर्क फॉर यू ऑल गाइज। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं डीएलडी मास्टर सोल्यूशन। एंड ये डेट का मैंने बताया आपको कि ये पेपर है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन आया था डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉम्बिनेशनल एंड सिक्वेंशियल स्विचिंग सर्किट्स, आल्सो राइट एग्जांपल्स ऑफ बोथ। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट और सिक्वेंशियल सर्किट बेसिक आपको इनके ऊपर डिफरेंस पूछा गया था। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। हमें पता है कॉम्बिनेशनल सर्किट में क्या होता है, आउटपुट डिवाइस डिपेंड किस पे करते हैं, करंट इनपुट पे डिपेंड करते हैं। और सिक्वेंशियल डिवाइस किस या सर्किट किस पे डिपेंड करते हैं, तो वो करंट इनपुट पे तो डिपेंड करते ही है, बट अगेन वो प्रीवियस आउटपुट पर भी डिपेंड करते हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि जैसे कॉम्बिनेशनल सर्किट है वो प्रीवियस आउटपुट पे डिपेंड नहीं करता है, तो उसको किसी भी मेमोरी एलिमेंट की जरूरत नहीं है। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेकेंड पॉइंट, डज नॉट रिक्वायर मेमोरी एलिमेंट। सिक्वेंशियल सर्किट में जैसे कि प्रीवियस आउटपुट स्टेट को जो है स्टोर करना रहता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, मेमोरी एलिमेंट का यूज करते हैं टू स्टोर द पास्ट आउटपुट्स, ठीक है। थर्ड में क्या लिख सकते हैं, आउटपुट जो है ऑफ कोर्स इमीडिएटली चेंज होता है अगर हम इनपुट चेंज करते हैं। तो यहाँ पर अगर सिक्वेंशियल में बात करें तो आउटपुट दोनों पे डिपेंड करता है, करंट इनपुट पे भी और पास्ट जो आपके आउटपुट मिलेंगे उन पे भी। तो बेसिकली जो आउटपुट है वो इमीडिएटली नहीं चेंज होता अगर हमारा जो इनपुट है बेसिकली वो चेंज हो रहा है। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें कॉम्बिनेशनल सर्किट के अंदर, तो हम लॉजिक गेट्स का यूज करते हैं, एंड और नॉट का यूज करते हैं। अगर हम सिक्वेंशियल की बात करें तो हम किसका यूज करते हैं, फ्लिप फ्लॉप्स का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आए देखो, अब कॉम्बिनेशनल सर्किट में हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस कर सकते हैं, एनकोडिंग डिकोडिंग कर सकते हैं, डेटा रूटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम स्टेट बेस्ड सिस्टम्स को यूज करते हैं। क्या मतलब, क्लॉक्स यूज करते हैं, हम रजिस्टर्स यूज करते हैं, हम मेमोरी यूज करते हैं गाइस। तो ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश है इन दोनों के बीच में। यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम कोई भी मतलब फीडबैक जो है वो नहीं दे रहे होते हैं। जनरली ये सिंपल इन डिजाइन होते हैं एज इट हैज नो फीडबैक। अगर हम बात करें सिक्वेंशियल सर्किट की, तो आपने अगर मिले मूरे मॉडल मेरा पढ़ा होगा, वीडियो देखी होगी बेसिकली, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था फीडबैक कैसे जाता है, सब कुछ चीजें। तो वहां पर या सिक्वेंशियल सर्किट में हम बात करें तो ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है ड्यू टू द नीड फॉर फीडबैक एंड मेमोरी। यहाँ पे अगर हम बात करें, इट डज नॉट स्टोर एनी डेटा, क्योंकि यस ये डायरेक्टली हमें इनपुट से डायरेक्ट आउटपुट देता है, तो स्टोर करने का कोई फॉर्मेट नहीं है। हमें पता है फ्लिप फ्लॉप्स के अंदर क्या होता है, स्टोरेज होती है। एक फ्लिप फ्लॉप एक बिट को जो है स्टोर करता है, तो ये क्या करता है, स्टोर करता है डेटा को टू रिटेन द पास्ट स्टेट्स एंड यूज देम फॉर फ्यूचर आउटपुट्स। फिर यहाँ पर ये जो कॉम्बिनेशनल सर्किट है इसको हम बुलियन फंक्शंस में जो है ना रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमें बताओ स्टेट डायग्राम, स्टेट टेबल्स, यही सब हमने किया है यूनिट 3 के अंदर। तो ये चीजों का यहाँ पे हम रिप्रेजेंटेशन लेते हैं बेसिकली। एग्जाम्पल्स जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मेंशन था, तो यहाँ पर देखो कॉम्बिनेशनल आपके सर्किट के एग्जाम्पल्स हैं एडर्स, मल्टीप्लेक्सर्स, एनकोडर्स, डिकोडर्स, आप सबट्रैक्टर्स भी ले सकते हो, फुल एडर्स वगैरह। तो ये क्या होगा, एग्जाम्पल्स आपके हो गए कॉम्बिनेशनल सर्किट के। वैसे यहाँ पर एग्जाम्पल्स देखें तो फ्लिप फ्लॉप्स आपका मेजर एग्जांपल है, काउंटर्स, रजिस्टर्स, जो कि हमने इस यूनिट में पढ़ा है बेसिकली। सो आई होप मैंने अच्छा खासा टाइम देके आपको ये जो डिफरेंस है ये अच्छे से समझा दिया है। आपको अगर इसके आधे भी पॉइंट्स याद रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए ये क्वेश्चन में आपको ऐसे ही इसको जो है आंसर करना है।
देन आपको क्वेश्चन आता है कन्वर्जन का, जिसमें आपको फ्लिप फ्लॉप्स कन्वर्ट करने हैं एंड ये 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है, तो प्लीज आप इस पे थोड़ा फोकस करो क्योंकि समझने की देर है एंड आप बहुत अच्छे से इसको जो है ना इसके अंदर स्कोर कर सकते हो। आपको कोई भी फ्लिप फ्लॉप आ जाए, आपको सेम प्रोसीजर जो है वो फॉलो करना है। अब देखो SR to T हमें जो है ना कन्वर्ट करना है और JK to D हमें कन्वर्ट करना है। तो अगर सपोज फर्स्ट देख लें SR to T मुझे कन्वर्ट करना होगा, तो मेरा जो एक्साइटेशन टेबल आएगा इस पर्टिकुलर कन्वर्जन के लिए, तो जिसमें मुझे कन्वर्ट करना है वो मैं T को यहाँ लिखती हूँ। फिर यहाँ पे QN प्लस आता है, इसका मतलब ये जो T है इसका क्या आ जाएगा, यहाँ पे कॉम्बिनेशनल सर्किट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या, सॉरी कॉम्बिनेशनल नहीं, कैरेक्टरिस्टिक टेबल आ जाएगा, ओके। एंड यहाँ पे क्या है SR, जिसमें मुझे क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है बेसिकली, तो इसका यहाँ पे एक्साइटेशन टेबल जो है वो आ जाएगा। तो एक्साइटेशन टेबल तक हम कैसे आते हैं ये सब मैंने आपको वीडियोस में एक्सप्लेन किया है एंड मैंने आपको सारे कैरेक्टरिस्टिक्स एक्साइटेशन टेबल बना के भी दिए हैं, तो एक बार आप उनको रिवाइज भी करना एग्जाम से पहले, क्योंकि हम उनको हर बार ड्रॉ नहीं करेंगे, आप थोड़ा सा उनको जो है ना याद करने की कोशिश करना, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर SR का भी हमने इसको देख के, ठीक है, QN प्लस इसका फॉर्मेट देख के आपको यहाँ पे लिखना है, अदरवाइज आप लर्न करके जाओगे एंड उस फॉर्मेट में यहाँ लिख दोगे, सो दैट विल बिकम रॉन्ग, ओके। तो जैसे कि ये T है ना, तो T के पास क्या हो सकता है, देखो 0011 एंड यहाँ पे 0101, तो यहाँ पे देखो मुझे बताओ T किस फॉर्मेट में काम करता है, XOR वाली फंक्शनैलिटी दिखाता है। तो जहां पर 01 अलग हो गए, जहाँ पे 10, यानी कि अगर सेम है तो 0 आता है, डिफरेंट है तो 1 आता है, तो ये QN प्लस 1 में आ गया। SR में हम क्या करेंगे, 00 का एक्साइटेशन टेबल में देखेंगे तो 0 और यहाँ पे डोंट केयर होता है। तो बेसिकली इस फॉर्मेट में हमने इस टेबल को डिजाइन कर लिया। अब क्या करना है, सॉरी SR जो है हमारे पास, S और R का हम निकाल लेंगे के मैप। अब देखो कि यहाँ पर क्या है, ये 4 का के मैप ही बनेगा बेसिकली हमारा, तो ये क्या बनाएंगे हम, T के रिस्पेक्ट में बनाएंगे, T और QN, ठीक है, T और QN। तो बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा ऊपर T बार, नीचे आ जाएगा T एंड यहाँ पे QN बार और QN बेसिक, एंड यहाँ पर जो है ना ये चीजें जस्ट हमें क्या करनी है, पेयरिंग दिखानी है एंड यहाँ पर हमें S और R की जो है वैल्यू मिल जाएगी, जिसको हमें लॉजिक डायग्राम में फ्रेम करना है। अब देखो जैसे कि मुझे SR को कन्वर्ट करना है T में, तो यहाँ पे याद रखो जो आपका जिसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं बेसिकली वो फ्लिप फ्लॉप आपका यहाँ पे होता है। आप क्लॉक देते हो डेफिनेटली ट्रिगर करने के लिए उस फ्लिप फ्लॉप को, एंड यहाँ पर अगर हम देखें, देखो ये जो आपका एक्सप्रेशन आया हुआ है S का, वो है TQN बार, तो ये TQN बार जो है हमने यहाँ पे दे दिया है। वैसे R को अगर देखें तो TQN जो है वो हमने यहाँ पे दे दिया है एंड जो है ये T आपका यहाँ पे प्रेजेंट है। तो बेसिकली SR किस में कन्वर्ट हो गया, आपके T में कन्वर्ट हो गया। सिमिलर पैटर्न में JK को आपको D में कन्वर्ट करना है, तो अगेन D है आपके पास, तो 00110101 हमें पता है जो आपका इनपुट होता है D में वही आपको आउटपुट मिलता है, तो पूरा का पूरा D कॉलम ही आपको यहाँ पे कॉपी करना होता है। तो बेसिक ये आपका कैरेक्टरिस्टिक टेबल बन गया। अब आपको JK का जो है ना एक्साइटेशन टेबल देखना होगा एंड आपको देखना होगा 00 पे क्या है 0x है, 10 पे क्या है x1 है, 01 पे क्या है 1x है, 11 पे क्या है x0 है, तो ये आपको यहाँ पे करना होगा। फिर इस J और K का आप K मैप बनाओगे गाइस एंड डेफिनेटली लॉजिक डायग्राम में इसको आप फ्रेम कर दोगे, तो ये आपका बन जाएगा D फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। सेकंड देख लो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन कि आपको पूछा गया है आपको व्हाट इज मॉड काउंटर, और आपको डिजाइन करने बोला है मॉड 7 काउंटर यूजिंग IC 7490। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैंने लेक्चर्स में नहीं लिया है, तो आप यहाँ पे समझ सकते हो, बहुत ज्यादा सिंपल है ये। अब जैसे कि यहाँ पे ये मॉड 7 काउंटर है ना, तो मॉड काउंटर यानी कि मॉड्यूलो काउंटर भी इसको बोला जाता है, ये एक टाइप का डिजिटल काउंटर होता है जो क्या कर लेता है, अपने आप को रीसेट कर लेता है 0 पे, जब उसकी जो एक्चुअल जो हमें काउंट जहां तक करना होगा वहां तक अगर काउंटिंग हो गई होगी। तो लेट्स से हमें 5 तक काउंट करना है, तो वो 0 1 2 3 4 5 तक काउंट करके अगेन 0 पे रीसेट हो जाता है। ये मॉड काउंटर की जो स्पेशलिटी है। अगेन रीडिंग द डेफिनेशन, अ मॉड काउंटर इज अ टाइप ऑफ डिजिटल काउंटर दैट रीसेट्स इटसेल्फ टू 0 आफ्टर रीचिंग अ स्पेसिफाइड काउंट वैल्यू। अगर एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पे हमें बोला गया है, हमने मॉड काउंटर का तो बता दिया ना, यहाँ पे हमें बोला है डिजाइन करो मॉड 7 काउंटर को यूजिंग IC 7490।
तो ये mod 7 काउंटर मुझे बताओ कहाँ तक काउंट करेगा, 0 से 6 तक काउंट करेगा। अगर आप 0 से लेके नंबरिंग करो तो टोटल 7 आपके जो है ना नंबर्स हो जाते हैं, तो 0 to 6 ये काउंट करेगा एंड ऑन 7th पल्स ये क्या कर देगा, रीसेट कर लेगा टू 0। ठीक है, अब अगर हम मॉड नंबर देखें तो मॉड नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ यूनिक स्टेट्स द काउंटर गोज थ्रू बिफोर इट रिपीट्स इटसेल्फ। अब यहाँ पर एक ट्रिक आप याद रखो कि यहाँ पे मॉड 7 है, 7 यानी कि एक ही बिट की बात हो रही है, तो बस आपको क्या करना होगा, एक ही जो है ना आप आगे जाके ये एक ही 7490 आईसी आप यूज करोगे। लेट से आपके पास क्या होता, 24 होता, जिसका सोल्यूशन अगेन दूसरे मास्टर सोल्यूशन में अवेलेबल है, जो कि मैंने अपलोड कर दिया है। तो देखो आईसी 7490 आपको हर डिजिट के लिए अलग लगता है। अगर 24 है तो 2 के लिए अलग आईसी 7490 और 4 के लिए अलग आईसी 7490। ठीक है, तो ये चीज आपको जो है ध्यान में रखनी होगी। अब जैसे ये सिंपल मॉड 7 आपको पूछा गया था एंड यहाँ पे आप पहले स्टेट डायग्राम बनाओगे, यानी कि 0 से 6 तक तो आपकी काउंटिंग होगी, लेकिन 7, 8, 9 के जो है आप स्टेट्स नहीं कर सकते, क्योंकि 9 तक हमारे पास सिंगल डिजिट नंबर होता है, तो 9 तक हमारी जो है यहाँ पे प्रॉपर्टी जो है फॉलो होती है। अदरवाइज यहाँ पर अगर हम आगे जाके देखें, हम QD, QC, QB, QA यहाँ पर हमने 4 कंसीडर किया है। आप चाहो तो 3 भी कंसीडर कर सकते हो, बिल्कुल इसके अंदर आपकी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन मेकिंग इट मोर सिंपलर हम जो है ना 4 भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको 3 से भी करके देखना। मुझे स्टूडेंट्स ने मेल भी करके भेजा हुआ है कि उन्होंने 3 से सॉल्व किया है। वेल एंड गुड, अगर आप अलग अलग सोल्यूशंस उसके बिल्डअप कर पा रहे हो तो, एंड अदरवाइज इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप 4 से भी करो, क्योंकि हमारी आगे की जो भी स्टेट्स हैं वो डोंट केयर है, वो हमें कंसीडर करना है। अब देखो ये स्टेट डायग्राम यहाँ पे बनाया हुआ, अब इसका ट्रूथ टेबल हम बनाएंगे, यानी कि आउटपुट जो होगा फॉर रीसेट लॉजिक वो हमारा 1 से 1 तक, यानी कि देखो जितने भी हम यहाँ पर जाएंगे यानी 6 तक, 0 1 1 0, ठीक है, 0 1 1 0 क्या होता है, 6 होता है। तो 0 से लेके 6 तक आपने y में यानी आउटपुट में आपको 0 देना है, इसका मतलब ये वैलिड स्टेट्स हैं। ठीक है, उसके बाद इसके आगे जितने भी आपके होंगे उसमें आपको 1 देना है, यानी कि रीसेट लॉजिक होगा ये। ठीक है, फॉर इनवैलिड बेसिकली। तो अगर हम यहाँ पे के मैप सिंप्लीफिकेशन के लिए देखें तो बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ देखो मैंने इस पूरे का यहाँ पे के मैप बना रही हूँ, क्योंकि मुझे आउटपुट के लिए यहाँ पे देखना है। तो QD, QC, QB, QA है मेरे पास यहाँ पर, तो मैं क्या करूंगी, देखो जहां पर भी 1 है यानी 7 से लेके 15 तक मेरा 4:4 है। आप चाहो गाइस 3:3 वाला करके देख लो। ठीक है, के मैप आप 3 वाला बना के देख लो, आपको जो भी आउटपुट आएगा इट विल बी कंसीडर्ड ओके, क्योंकि मतलब बिल्कुल भी इसके अंदर आपको ऐसा नहीं है कि यस 4 है तो 4 ही बनाना है, 3 है तो 3 ही बनाना है। नो, आपकी अदर अलग अलग जो है ना पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अब यहाँ पर जैसे कि हमने क्या किया, हमारे 7 से आगे जितने भी नंबर्स थे 15 तक बेसिकली हमने 1 पुट कर दिया, बाकी जो वैलिड स्टेट्स थे उनमें 0 पुट कर दिया। एंड जो के मैप से हमें पेयरिंग कॉर्ड बना के मिला है, बेसिकली यहाँ पे कॉर्डल आपका बना है ऑक्टल, सॉरी, तो बेसिकली y यहाँ पे क्या आपको मिल गया है, QD प्लस QC, QB, QA। तो जस्ट ये y को हमने यहाँ पे लिख दिया एंड इसको बना लिया हमारा लॉजिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, IC 7490 में ना रीसेट भी होता है और सेट भी होता है। ठीक है, तो रीसेट के लिए हमने क्या कर लिया, हम R0 से R9 तक ही हम कंसीडर कर रहे हैं, तो R91 R90 ये आपका एक रीसेट लॉजिक हो गया, और R01 R02 ये एक रीसेट लॉजिक हो गया। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ये सिंपल VCC है, ये ग्राउंड दिया हुआ है हमने, यहाँ से इनपुट A आ रहा है जो कि क्लॉक इनपुट होगा, एंड यहाँ पे इनपुट B आ रहा है बेसिकली। तो हमारा जो इनपुट B होगा वो डायरेक्टली QA को आपको जो है कनेक्ट करना है। उसके बाद क्या करना है, ये जो आपको यहाँ पे एक्सप्रेशन मिला है, जस्ट उस एक्सप्रेशन को देखो, QC, QB, QA क्या है, इनका एंड है, तो इनका एंड हो गया, फिर QD है यहाँ पर और इन दोनों का क्या हो रहा है, और हो रहा है। तो ये क्या बना दिया हमने, लॉजिक रीसेट लॉजिक बना दिया, एंड इनका जो आउटपुट है यह यहाँ पे रीसेट के अंदर चला गया, जो कि R0 यानी कि स्टार्ट में रीसेट हो रहा है बेसिकली। ठीक है, तो ये जो है आपका डिजाइन हो गया IC 7490। इसको बिल्कुल भी हार्ड मत समझो, आपको जो भी मॉड काउंटर बनाने यहाँ पे बोला जाएगा आप उसको बना सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका ये वाला क्वेश्चन।
देन आपको क्वेश्चन आया था कि ड्रॉ एंड एक्सप्लेन 4 बिट असिंक्रोनस अप काउंटर यूजिंग जेके फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। और आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है नेसेसरी टाइमिंग डायग्राम। बहुत सिंपल है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। ये तो चलो थ्योरी हो गई, मैं यहाँ से आपको बताती हूँ। 4 बिट में क्या होता है, 4 फ्लिप फ्लॉप्स होंगे, जितने बिट होता है उतने फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं। मैंने फॉर्मूला आपको बताया 2n होते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स, तो n क्या है आपका 4 है, तो 2 यानी 16 क्या हो गए टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स। और उसमें से हम जब -1 कर देंगे तो हमें मिल जाता है मैक्सिमम काउंट, जो कि है यहाँ पे 15। अब यहाँ पे देखो, जैसे कि 4 फ्लिप फ्लॉप्स हमें यूज करने हैं, 4 फ्लिप फ्लॉप्स बना लिए हमने जेके के। सिंपल, हमने क्लॉक दे दिया, और ये कौन सा क्लॉक है गाइस, ये असिंक्रोनस क्लॉक है, क्योंकि ये एक क्लॉक यहाँ पे इनपुट में जा रहा है और दूसरे के आउटपुट से दूसरे के जो है ना इनपुट में जा रहा है बेसिकली। तो यहाँ पे हमने क्या दे दिया, जेके के सारे इनपुट्स को हमने प्रीसेट कर दिया, यानी कि लॉजिक 1 दे दिया बेसिकली, एंड दैट्स इट, ठीक है। हमने यहाँ पे से आउटपुट ले लिया इनका, दैट मींस यहाँ पर एमएस भी था, यहाँ पे एलएस भी था। एंड यहाँ पे हमें टाइमिंग डायग्राम बनाना होगा, यानी कि जो फर्स्ट आपका यहाँ पे नेगेटिव एज आएगी उससे आप क्या कर लोगे, आप पॉजिटिव उसको दूसरा वाला एज बना लोगे। सिमिलर पैटर्न में ये आपका जो है ना टाइमिंग डायग्राम बनता जाएगा। ट्रूथ टेबल सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। हमारा 15 तक मैक्सिमम काउंट है, तो जस्ट याद रखो कि हमें ये वाला 8081 वाला फॉर्मेट लेना होगा, एंड डेसिमल में जस्ट 0 से 15 तक लिखना है गाइस, दैट्स इट, ठीक है। कितना ज्यादा सिंपल होता है ना असिंक्रोनस अप काउंटर डिजाइन करना, बहुत ज्यादा सिंपल होता है। सो जस्ट आपको इस फॉर्मेट में जो है ना आपको प्रोसीड करना होगा। देन यू हैव अ क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय एक्साइटेशन टेबल ऑफ फ्लिप फ्लॉप, राइट द एक्साइटेशन टेबल ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप एंड जेके फ्लिप फ्लॉप। सो आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, बहुत ध्यान से सुनो। आपको डिराइव नहीं करना है, आपको डायरेक्टली राइट करना है एक्साइटेशन टेबल, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है डेफिनेटली आप कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाओ, आप देन उसके बाद आप एक्साइटेशन उससे टेबल बनाओ, तो आपकी भी जो है ना परफेक्शन उसमें होगा, एंड आपका आंसर भी अच्छा खासा बड़ा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको डायरेक्टली राइट करने बोला है, एंड क्वेश्चन पूछा है व्हाट डू यू मीन बाय द एक्साइटेशन टेबल। तो देखो, while designing the sequential circuit, sometimes जो हमारा present और next state होता है circuit का is given and we are expected to find the corresponding input condition, ठीक है। तो हमें present state दिया हुआ होता है, next state दिया हुआ होता है, तो हमें हमसे क्या expected होता है, we have to find the इनपुट कंडीशन। क्या इनपुट देंगे तो प्रेजेंट स्टेट ये आएगा और नेक्स्ट स्टेट ये आएगा। तो बेसिकली हम इसी चीज को एक्साइटेशन टेबल बोलते हैं ना। हमारे पास आउटपुट जो है प्रेजेंट होता है, हम इनपुट जो है प्रेडिक्ट करते हैं जिससे हमें वो आउटपुट मिले जो हमारे पास है, राइट। तो देखो, प्रेजेंट स्टेट क्या है, इट इज द स्टेट प्रायर टू द एप्लीकेशन ऑफ क्लॉक पल्स, एंड नेक्स्ट स्टेट मींस द स्टेट आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ क्लॉक पल्स। यानी जो आप क्लॉक पल्स दे रहे हो फ्लिप फ्लॉप को, मुझे बताओ, आपको पता है ना क्लॉक पल्स क्यों अप्लाई करते हैं। हमें क्लॉक पल्स यूं अप्लाई करना पड़ता है ताकि हमारा जो फ्लिप फ्लॉप है बेसिकली वो ट्रिगर हो जाए। फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर होगा तभी तो वो क्या करेगा, अपनी स्टेट चेंज करेगा। तो जो क्लॉक है हम उस क्लॉक देने से पहले जो हमारी स्टेट होती है वो प्रेजेंट स्टेट होती है, और जब हम क्लॉक पल्स दे देते हैं उसके बाद क्या होती है, हमारी नेक्स्ट स्टेट होती है, ठीक है। सो वी कैन इजीली डिजायर द एक्साइटेशन टेबल्स फॉर फ्लिप फ्लॉप फ्रॉम देयर ट्रूथ टेबल। सिंपल ट्रूथ टेबल से हम उनके एक्साइटेशन टेबल्स जो है वो निकाल सकते हैं। एक्साइटेशन टेबल कंसिस्ट ऑफ 2 कॉलम्स Qn and Qn+1 and a column for each input to show how the required transition can be achieved। तो ये SR फ्लिप फ्लॉप का आपका टेबल बना लिया एक्साइटेशन टेबल, और JK का बना लिया। थोड़ा सा याद भी कर लेंगे हम, ठीक है, हमें क्योंकि याद रखना है इसको। तो देखो यहाँ पे आपका क्रॉस होता है, देखो सबसे पहले ये फॉर्मेट याद रखो, अदरवाइज ये उल्टा पुल्टा हो गया, आप यही सेम लिख के आओगे तो दैट विल बिकम रॉन्ग, ठीक है। तो 0x यहाँ पे बीच में ऐसा याद रख लो कि यहाँ पे क्या है, आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये ट्रिक याद रखो, छोटी छोटी चीजों से ही आप याद रख पाओगे इसको। तो बीच में आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, एंड आपके क्रॉस में आपका 0 0 एंड यहाँ पे आपका क्रॉस क्रॉस, ठीक है। अब वैसे JK फ्लिप फ्लॉप अगर याद रखें तो एक साथ 2 क्रॉस आ जाएंगे, एंड मतलब वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स था, लेकिन यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 1 1 तो है लेकिन 0 0 की जगह क्या कर दिया, क्रॉस क्रॉस कर दिया। सेम बनाओ, बस ये वाले जीरोस की जगह आपको क्रॉस बना देना है। तो आई होप मैंने आपको याद करवा दिया ये एक्साइटेशन टेबल।
देन देखो सेकंड सी क्वेश्चन आपका ये आया था कि विद नीड डायग्राम्स एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ शिफ्ट रजिस्टर्स। तो मैंने शिफ्ट रजिस्टर्स भी आपको अच्छे से पढ़ाए हुए हैं, उसमें सीसो होता है, सीरियल इन सीरियल आउट, सीरियल इन पैरेलल आउट होता है, पैरेलल इन सीरियल आउट एंड पैरेलल इन पैरेलल आउट। तो दोनों आपको यहाँ पे दो पूछे गए, सीसो और पीसो, राइट। तो मुझे बताओ सीरियल इन सीरियल आउट के अंदर मैंने आपको दो पढ़ाए हुए हैं, लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर एंड राइट शिफ्ट रजिस्टर। तो आपको दोनों एक्सप्लेन करना होगा, है ना। तो लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर है तो आप कैसे चलते हो, ऐसे चलते हो, यानी कि जो आपकी वैल्यूज है वो लेफ्ट में शिफ्ट होती जाती हैं। एंड ये मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि शिफ्ट रजिस्टर के अंदर आपको याद से डी फ्लिप फ्लॉप ही यूज करना है हमेशा, क्योंकि उससे जो इनपुट होता है वही हमें आउटपुट में मिलता है और हमें क्या करना होता है, जस्ट स्टोर करना होता है। एंड रजिस्टर में हम सिर्फ शिफ्टिंग कर रहे हैं, तो हमें कोई चेंजेस नहीं चाहिए हमारे बिट्स के अंदर। जो हम इनपुट में दे रहे हैं वही स्टोर हो रहा है थोड़ी देर के लिए एंड वही हमें आउटपुट में मिलना चाहिए। So for that purpose we are using D flip flop। तो यहाँ पर आपने चार यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप बेसिक बना लिए, क्लॉक आप दे रहे हो यहाँ पे और बेसिकली एंड यहाँ पर आपको जो है आउटपुट मिल रहा है। एंड यहाँ पे जो हो आप क्या कर लोगे, इसको यहाँ पे क्लॉक बना लोगे, क्लॉक पल्स आप दे रहे हो तो हर क्लॉक पल्स में आपकी जो शिफ्टिंग है वो आगे आगे जा रही है, वही आप टाइमिंग डायग्राम से यहाँ पे शो करोगे, ठीक है। वही राइट शिफ्ट के लिए जो है आप राइट को शिफ्ट करते हो, दैट्स इट, ठीक है। सेम चीज आपको दिखानी है। आपका जो पैरेलल सीरियल आउट होता है उसमें तो सिंपल है, क्या है, आपके पास एक सिलेक्शन लाइन होती है, यहाँ पे आप मल्टीप्लेक्सर्स का यूज करते हो, राइट। तो यहाँ पे सिंपल आइडिया रखो, ये तो सिंक्रोनस है हमारी क्लॉक पल्स। यहाँ से आपका जो इनपुट है ये आपके पास 3 बिट इनपुट आ रहा है, I0, I1 और I2। तो I2 जो इनपुट है वो आपके यहाँ पे D2 में चला जा रहा है बेसिकली, एंड यहाँ से जो आउटपुट है वो आपके मल्टीप्लेक्सर के एंड में जा रहा है। एंड यहाँ पे सिलेक्शन लाइन है, देखो हमेशा ये सिलेक्शन लाइन ऊपर वाली आपकी 0 चल रही होती है, नीचे वाली 1 चल रही होती है। तो यहाँ पे देखो ये इससे कनेक्टेड है, फिर ये दूसरे वाले से कनेक्टेड है एंड यहाँ पे दूसरे इनपुट से कनेक्टेड है, एंड ये दोनों एंड और से और हो जाता है इनका, एंड वो दूसरे के आपके फ्लिप फ्लॉप में इनपुट चला जाता है, सेम प्रोसीजर आगे चलता है। तो ये आपके पैरेलल इन सीरियल आउट की कंडीशन थी। अब आपको देखो ये था थर्ड यूनिट के क्वेश्चंस, ठीक है। अब फोर्थ यूनिट पे आ जाते हैं, मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। एएसएम चार्ट आपको पूछा जाता है, पीएलडीज पर आपको क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो एएसएम चार्ट के ऊपर ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था गाइस, एंड आई होप सो आपने किया होगा, अदरवाइज यहाँ पे इसका सोल्यूशन देख लो। आपको एएसएम चार्ट बनाना है और स्टेट टेबल बनाना है 2 बिट अप डाउन काउंटर की, 2 बिट अप डाउन काउंटर हैविंग अ मोड कंट्रोल इनपुट, जिसमें आपको M बोला है 1 फॉर अप काउंटिंग एंड M बोला है 0 फॉर डाउन काउंटिंग। तो 2 बिट बोला है मतलब कि कितने स्टेट्स होंगे गाइस, 4 स्टेट्स होंगे। ये कैसे हो रहे हैं, 2 बिट मतलब 0 0 0 1 1 0 और 1 1, तो ऐसे कितने हो गए, 4 स्टेट्स हो गए। तो देखो ये हमने 4 स्टेट्स बना लिए। अब हमें अप काउंटिंग कर रहे हैं, मतलब हम 0 से 1 जा रहे हैं, 1 से 2, 2 से 3 एंड 3 से अगेन 0। तो जब हम अप काउंटिंग कर रहे हैं तो हमारा M क्या होगा, 1 होगा बेसिकली। अब हम उल्टे जाएंगे, यानी 0 3 2 1 0, 0 3 2 1 0, यानी कि M जो है हमारा हर स्टेट में क्या होगा, फिर 0 होगा। बेसिक हम डाउन काउंटिंग कर रहे हैं। एंड जब हमने ये स्टेट डायग्राम बना लिया तो हम स्टेट टेबल भी अच्छे से बना सकते हैं, एंड आप स्टेट टेबल भी बना लेना इसका, एंड आपका एएसएम चार्ट तो बहुत सिंपली यहाँ पे बन जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ पे आप स्टेट टेबल भी बनाना, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है स्टेट डायग्राम से स्टेट टेबल इज वेरी सिंपल। क्या करना होता है, जस्ट हम नेक्स्ट स्टेट लिखते हैं, है ना, प्रेजेंट स्टेट के बाद उसकी नेक्स्ट स्टेट लिख रहे होते हैं। 0 0 का क्या है, 0 1 है, नेक्स्ट स्टेट 0 1 फिर प्रेजेंट हो जाती है, एंड फिर उसकी नेक्स्ट स्टेट 1 0, ठीक है। एएसएम चार्ट बनाएंगे हम, देखो सिंपल है, यहाँ पे आपका स्टेट बॉक्स है, यहाँ पे आप डिसीजन कर रहे हो तो बेसिक 1 0 है, राइट। फिर यहाँ पे आप चले जाओगे नेक्स्ट स्टेट बॉक्स के ऊपर, एंड डाउन काउंटिंग यानी कि आप उससे प्रीवियस वाले पे जो है ना आप डाउन काउंटिंग कर रहे हो स्टेट बॉक्स पे, ठीक है। सो दैट वाज द एएसएम चार्ट। यहाँ पे देखो आपको बोला है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन यूजिंग PAL। तो मुझे बताओ आपको PAL और PLA के अंदर तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, अगर आप मेरी वीडियो देख के आए हो तो। अभी भी नहीं देखी है तो यूनिट 4 का भी वन शॉट, मतलब सबके वन शॉट्स अवेलेबल है, आपको जो टॉपिक चाहिए आप जाके उसमें से पढ़ सकते हो। तो इसमें क्या करना होता है PAL के अंदर, देखो जैसे ये 3 फंक्शंस मुझे दिए हैं, इनकी मिन टर्म्स मुझे दी गई हैं, तो मैं क्या करूंगी, सिंपल मैं अपना के मैप यहाँ पर बनाऊंगी, पेयरिंग करूंगी, मुझे कुछ फंक्शन मिलेगा यहाँ पे। तो मुझे बताओ कितने फंक्शंस आए यहाँ पे, मतलब
ये तो आपका आउटपुट आया बेसिकली, लेकिन फंक्शंस कितने आए इसमें, आपके 2 फंक्शंस आए। वैसे यहाँ पे देखो F2 के लिए आपके पास अगेन आपने वही प्रोसीजर फॉलो किया के मैप का, तो आपको कितने आए, 2 फंक्शंस आए। F3 में आपको 3 फंक्शंस आए। तो PAL के अंदर स्पेशलिटी होती है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शंस होते हैं वही आप कंसीडर करते हो हर पर्टिकुलर फंक्शन के लिए। फॉर F1, F2, F3 अब आप 3 ही कंसीडर करोगे, मे बी यहाँ पर इनके आपको 2 मिले हुए हैं, ये 2 मिले हुए, ये 3, मतलब ये आप एज इट इज कहाँ पे कंसीडर करते हो, आप PLA के अंदर कंसीडर करते हो। सो बेसिकली यहाँ पर ABCD है एंड इसके आगे हम बफर दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंड बेसिकली हम दे देंगे जहाँ पे आपकी फंक्शंस हैं, बेसिकली A बार है, D बार है, तो वहाँ पे हम यहाँ पे फ्यूज कर देते हैं, राइट। उसके बाद हम यहाँ पे एंड एरे के बाद हमारा और एरे आ जाता है। सिंपल टू इम्प्लीमेंट आपका PAL हो गया। उसके बाद आपको ब्लॉक डायग्राम बोला है PLA डिवाइस का, तो अगर आपको इंटरनल आता है, देखो तो आप इंटरनल आर्किटेक्चर में ये दिखाओ। आपको अगर सिंपल ब्लॉक डायग्राम पूछा जाता है तो आप सिंपल एंड एरे और एरे का मिक्सचर भी दिखा सकते हो, आपके क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड होता है। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, इनपुट बफर, एंड बफर और एंड मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स, इन्वर्टेड, नॉन इन्वर्टेड मैट्रिक्स एंड फ्लिप फ्लॉप्स आउटपुट बफर। तो यहाँ पर ये इनपुट होता है, यहाँ पे हमें क्या मिलते हैं, उसके बेसिकली इन्वर्टेड, नॉन इन्वर्टेड इनपुट्स हमें मिल रहे होते हैं जो कि एंड मैट्रिक्स में जाते हैं। एंड मैट्रिक्स में हमें उनका प्रोडक्ट मिलता है एंड इधर क्या हो जाता है, और मैट्रिक्स में उन प्रोडक्ट्स का लॉजिकल सम हो जाता है। यहाँ पे इन्वर्टेड, नॉन इन्वर्टेड मैट्रिक्स हमें पर्टिकुलर यहाँ पे देता है फ्लिप फ्लॉप्स को इनपुट, एंड हमें उसके हिसाब से जो है ना आउटपुट मिलता है। तो आप ऐसे शो कर सकते हो, यहाँ पे पूरी थ्योरी मेरे इसके अंदर लिखी हुई है आउटपुट बफर तक की। नाउ आपके पास फोर्थ क्वेश्चन ये था, व्हाट इज ASM चार्ट, एंड आपको एलिमेंट्स उनके नेम करने थे एंड डिफाइन करना था ईच ऑफ देम। तो ASM चार्ट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ASM मतलब क्या होता है गाइस, ASM मतलब आपका कौन सी मशीन होती है, बेसिकली इट इज एन अल्टरनेटिव फॉर डिस्क्राइबिंग द बिहेवियर। सो बेसिकली इसको हम कौन सी स्टेट मशीन बोलते हैं, एल्गोरिथमिक स्टेट मशीन, आई थिंक सो। सो एल्गोरिथमिक स्टेट मशीन इसको बोला जाता है, जो कि एक एन अल्टरनेटिव होता है फॉर डिस्क्राइबिंग द बिहेवियर ऑफ फाइनाइट स्टेट मशीन्स। हम FSMs का बिहेवियर इसके अंदर से दिखा रहे होते हैं। तो ये डिस्क्राइब करता है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स एज वेल एज द टाइमिंग रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट्स ऑफ अ सीक्वेंस कंट्रोलर एंड द इवेंट्स दैट अकर व्हाइल गोइंग फ्रॉम वन स्टेट टू द नेक्स्ट स्टेट। तो कौन से एलिमेंट्स होते हैं, स्टेट बॉक्स, डिसीजन बॉक्स और कंडीशनल बॉक्स होता है। स्टेट बॉक्स को आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो, स्टेट क्या है, इन द एट स्टेट इन द कंट्रोल सीक्वेंस इज डिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट बॉक्स। स्टेट बॉक्स सिंपल स्टेट बता रहा होता है ना, जस्ट दैट। यहाँ पर आप उसका बाइनरी कोड लिखते हो, जो भी है 0001, आप उसका नेम लिखते हो S0, S1, S2 एनीथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप उसको लिख रहे होते हो। शेप ऑफ द स्टेट बॉक्स इज रेक्टेंगुलर, है ना, आप जितना चाहो उसको एलैबोरेट कर सकते हो। डिसीजन बॉक्स क्या डिस्क्राइब करता है, इफेक्ट ऑफ द इनपुट ऑन द कंट्रोल सबसिस्टम। सो इट इज द डायमंड शेप्ड बॉक्स विद 2 और मोर एग्जिट पाथ एंड द इनपुट कंडीशन विच नीड्स टू बी चेक्ड इज रिटन इनसाइड द बॉक्स, है ना। तो सिंपल है ये, आपने अगर अपने सॉफ्टवेयर में जो हमारे फ्लो चार्ट होते हैं वो पढ़े होंगे तो ये सिंपल आपको जाएगा। कंडीशन बॉक्स होता है ये एंड सिंपल जस्ट ओवल शेप का होता है। नाउ आपको एक क्वेश्चन आया था, BCD टू XS3 कोड कन्वर्टर डिजाइन करना है यूजिंग PAL। तो इससे बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को ऐसा आ गया था कि आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन है, यूजिंग PAL हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे। बेसिक बहुत सिंपल था, आपको BCD टू XS3 कोड कन्वर्टर डिजाइन करने आपको यूनिट 1-2 में ही पढ़ाया हुआ है इनसेम के टाइम पे। तो यहाँ पे देखो आपको क्या करना था, सिंपल BCD में 0 से 9 तक आपके एलिमेंट्स होते हैं, ये याद होना चाहिए। XS3 में हम सिर्फ +3 कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आप चाहो तो यहाँ पे ABCD लेके हमने क्या किया, 9 तक हम ले रहे हैं। तो बेसिक हमने क्या किया, 9 तक लेने के बाद यहाँ पर 000 है, यानी कि ये 0 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 1 है तो +3 यहाँ पे 4 आ जाएगा। सिंपल इस फॉर्मेट में हमने टेबल बनाया। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या है, 2⁴, क्योंकि हमने क्या ले लिया, ABCD हमारे पास 4 बिट्स होना चाहिए BCD में। सो 0 से 15 हमारे पास जो है ना क्या होने चाहिए, स्टेट्स होने चाहिए। लेकिन हमारा BCD तो 9 तक होता है, तो 10 से लेके 15 तक हमारे सारे डोंट केयर्स हो जाएंगे। और अब हम यहाँ पे जो है ना इस ये WXYZ को देख के जो मिन टर्म्स यानी कि जो 1 जहां प्रेजेंट है, हम यहाँ पे WXYZ डिफाइन कर देंगे एज मिन टर्म्स। एंड अब जैसे हमें ये मिल गया तो ये सिंपल फॉर्मेट हमें PAL का मिल गया जिस टाइप में हमने क्वेश्चंस करे हुए हैं, है ना। तो जस्ट हमारा एक्स्ट्रा क्या था, ये टेबल बनाना था, क्या ही इसके अंदर टाइम जा रहा था, है ना।
जस्ट हमें W/X/Y/Z के लिए अब क्या कर लेना है, यहाँ पे हमें बना लेना होगा के मैप। तो उससे हमें जो है W मिल जाएगा, सेम X मिल जाएगा, Y मिल जाएगा, Z मिल जाएगा, एंड अब इसी हिसाब से हमें क्या कर लेना है, PAL से इम्प्लीमेंट कर लेना है, दैट्स इट। ठीक है, सो आई होप दिस वाज वेरी सिंपल। आपको डिफरेंस पूछा गया था PAL और PLA का, तो देखो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, लेकिन सिंपल है, बहुत सिंपल है। PLA के अंदर हम क्या करते हैं, देखो एंड गेट और OR गेट दोनों भी क्या होते हैं, प्रोग्रामेबल होते हैं। PAL में सिर्फ एंड गेट ही प्रोग्रामेबल होता है और OR गेट क्या होता है, हमारा फिक्स्ड होता है। PLA क्या करता है, इट गिव्स मोर फ्लेक्सिबिलिटी, क्यों, क्योंकि दोनों भी प्रोग्रामेबल है, इसलिए दोनों भी आपको क्या देंगे, मोर फ्लेक्सिबिलिटी देंगे। यहाँ पे PAL लेस फ्लेक्सिबिलिटी देता है, क्योंकि उसके अंदर एक चीज यानी कि एक और गेट होता है जो कि फिक्स्ड होता है। यहाँ पे PLA के अंदर स्पीड रिड्यूस होती है, PAL के अंदर स्पीड ज्यादा होती है। यहाँ पर अगर देखें PLA आपका मोर एक्सपेंसिव होता है, ये लेस एक्सपेंसिव होता है। ये हार्ड टू इम्प्लीमेंट है बिकॉज अगेन दोनों इम्प्रोग्रामेबल है। ये इजी टू इम्प्लीमेंट है क्योंकि हमें एक ही प्रोग्रामेबल को डील करना होता है। लेस परफॉर्मेंस एज कम्पेयर टू PAL एंड यहाँ पे मोर परफॉर्मेंस एज कम्पेयर टू PLA। used in applications requiring custom logic like multiplexers। तो मल्टीप्लेक्सर्स जो बनाने के लिए हम PLA का यूज कर रहे होते हैं। यहाँ पर सिंपल डिजिटल सर्किट्स लाइक एड्रेस डिकोडर्स बनाने के लिए हम PAL का यूज करते हैं। हायर पावर कंजम्पशन ड्यू टू प्रोग्रामेबल एरेज, ठीक है, इसलिए इसकी जो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक्सपेंसिव भी इसीलिए क्योंकि इसको जो है हाई पावर कंजम्पशन लगता है, दोनों भी प्रोग्रामेबल एरेज की वजह से, एंड यहाँ पे लोअर पावर कंजम्पशन लग रहा होता है। सो दैट वाज द क्वेश्चन। ओके, नाउ आई थिंक यूनिट 4 में भी आपको जो है कॉन्फिडेंस आ गया होगा, राइट। नाउ लेट्स कम ऑन टू द यूनिट 5 जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है एज with the help of a neat diagram explain the working of two input TTL NAND gate। तो देखो एकदम सिंपल, ठीक है, अगर आपको लेक्चर में जो है मैंने टोटम पोल वाला समझा दिया था, ठीक है, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा है ना तो सबसे ज्यादा सिंपल वाला मैंने यहाँ पे लिख के लाई हूँ TTL NAND gate, जो कि आप बना सकते हो, एंड वो है ये। ठीक है, इसके अंदर कहीं पर भी आपको ज्यादा जो है ना खिचड़ी नहीं दिखेगी क्योंकि TTL NAND गेट मैंने यहाँ पे सिंपल वाला लिया है। अब आपको मेंशन नहीं किया हुआ होता है कि कौन सा आपको जो है ना TTL यूज करना है, तो सिंपल आप ये भी बना सकते हो। अदरवाइज जो मैंने आपको यूनिट में एक्सप्लेन किया हुआ है लेक्चर में टोटम पोल वाला, वो भी आप कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे क्या है आपके पास, देखो ये रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, यहाँ पे आपका 2 इनपुट क्या है, ट्रांजिस्टर है, यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर है, यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर जो ग्राउंड को कनेक्टेड है, एंड ये ट्रांजिस्टर्स आपके VCC को कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो देखो फिगर क्या शो कर रहा है हमें, सर्किट ऑफ 2 इनपुट TTL NAND गेट, जो कि एक बेसिक डिजिटल लॉजिक गेट होता है, दैट आउटपुट्स आर लो सिग्नल ओनली व्हेन बोथ इनपुट्स आर हाई। जब दोनों इनपुट्स हाई होंगे तो आपको सिग्नल लो मिलेगा, आउटपुट लो मिलेगा, और जब दोनों भी सिग्नल आपके लो होंगे तो आपको आउटपुट हाई मिलेगा। ये इसकी स्पेशलिटी होती है। तो देखो ये इसके हमने जो है ना क्या होता है, A और B इनपुट है आपके, फिर ट्रांजिस्टर्स हैं, फिर रेजिस्टर्स, RB क्या है, बेस रेजिस्टर, RC आपका कलेक्टर रेजिस्टेंस है, VCC आपका सप्लाई वोल्टेज है। तो अगर हम ऑपरेशन देखें तो व्हेन बोथ A एंड B आर लो, ठीक है, दोनों इनपुट जब लो हो जाते हैं, जो ट्रांजिस्टर क्या करता है, कंडक्ट नहीं करता है, सो द आउटपुट रिमेन्स एट VCC ओनली। इसी वजह से क्या मिलता है हमें, हाई आउटपुट मिलता है। और जब दोनों हमने हाई दे दिए तो ट्रांजिस्टर कंडक्ट करता है एंड आउटपुट को ग्राउंड पे पुल करता है बेसिकली, रिजल्टिंग इन लो आउटपुट। ठीक है, सो इफ ओनली वन ऑफ द इनपुट इज हाई, द आउटपुट रिमेन्स हाई बिकॉज बोथ द ट्रांजिस्टर्स आर नॉट कंडक्टिंग साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो ये आपका TTL NAND गेट था, 2 इनपुट TTL NAND गेट। अब अगर आपको CMOS इन्वर्टर का क्वेश्चन आता है तो आप उसको कैसे लिखोगे, क्योंकि छोटा सा डायग्राम मैंने बताया था, तो आप उसको एक्सप्लेन कैसे करोगे। देखो CMOS क्या होता है आपका, कॉम्प्लीमेंट्री मॉस होता है। तो ये क्या यूज करता है, PMOS और NMOS दोनों का यूज करता है। PMOS P चैनल मॉस होता है, N चैनल NMOS होता है। तो CMOS इन्वर्टर सर्किट दोनों को यूज करता है। लेट्स से PMOS को हम Q1 कह रहे हैं, NMOS को हम Q2 कह रहे हैं, ठीक है, जो कि सीरीज में आपके कनेक्टेड होंगे, तभी वो CMOS इन्वर्टर वाला जो है ना डायग्राम बनेगा। सो जो इनपुट टर्मिनल होगा ऑफ इन्वर्टर वो A होगा, विच इज कनेक्टेड टू बोथ द गेट टर्मिनल। सो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये इनपुट A है जो दोनों भी गेट्स को कनेक्टेड है, तो ये Q1 है यानी कि ये PMOS है, और यहाँ पे Q2 है यानी कि NMOS है। यहाँ पे आपको एक डॉट देना होगा, ठीक है, यहाँ पे डॉट आप दोगे फॉर PMOS, ठीक है, डॉट देना।
अदरवाइज यस मैंने आपको बबल बताया हुआ है, वो सिंपल आप प्रोसीजर फॉलो करना। इसको लोड भी बोलते हैं, ड्राइवर भी बोलते हैं, नहीं ध्यान में रहा इट्स ओके। जस्ट यहाँ पे आपने कंसीडर करना इंपॉर्टेंट है कि ये पीमॉस है और ये एनमॉस है। जस्ट यहाँ पे बबल जो है ना नहीं है, आप इधर बबल बना लेना फॉर पीमॉस एंड यहाँ से आउटपुट जो है आपको मिल जाएगा। इसका देखो यहाँ पे सीरीज में ही कनेक्टेड है वो, ठीक है। ऊपर वीडीडी है आपके पास, नीचे आपका ग्राउंड है। ऑपरेशन कैसे होगा, पीमॉस ऑन होता है तो बताओ इनपुट क्या होता है, लो होता है, मैंने आपको बताया राइट। और Q2 अगर ऑन होता है तो इनपुट आपका हाई होता है। वैसे ही आपको दो केसेस बना के दिखाने हैं। लेट से आपका जो इनपुट है वो 0 है, ठीक है। केस 1 में आपका इनपुट 0 है, तो जैसे कि इनपुट 0 है, यहाँ पे देखो इनपुट 0 है तो Q1 क्या होगा, ऑन हो जाएगा ना, क्योंकि ये अपोजिट चलता है। यहाँ पे 0 है तो ये 1 होगा, ऐसे समझना है। तो Q1 ऑन हो जाएगा एंड यहाँ पे 0 है तो Q2 ऑफ हो जाएगा। Q2 ऑफ हो गया यानी ग्राउंड से कोई संबंध नहीं है, तो आउटपुट में हमारा सप्लाई वोल्टेज चला जाएगा, यानी कि Y आउटपुट में आपको 1 मिलेगा। सिंपल ये चीज थी। इसी को आप ऐसे भी शो कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो इट्स ओके। सिंपल ये दिखाना आपको इंपॉर्टेंट है। वैसे केस 2 में बात करें, ए अगर आपका 1 है तो यानी कि मतलब यहाँ पे अगर हम देखें ए आपने 1 दिया तो आपको Q1 में क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, यानी ऑफ हो जाएगा, यानी कि सप्लाई वोल्टेज से आपका जो कनेक्शन है वो टूट जाएगा। और A1 है तो आपका जो एनमॉस है उसमें आपको 1 ही मिलेगा, तो Q2 ऑन हो जाएगा और यहाँ पर क्योंकि ये ग्राउंड को कनेक्टेड है आपको Y 0 मिलेगा। सिमिलर फॉर्मेट में यहाँ पे आप दिखा सकते हो। तो यहाँ पे जस्ट आपको इसको दिखाना है ओपन सर्किट। यहाँ पर हमने किसको, नीचे Q2 को ओपन सर्किट दिखाया था, ठीक है। सो दैट्स इट। यहाँ पर आप इसका ट्रू टेबल भी दिखा सकते हो इन्वर्टर का। बाकी यहाँ पे देखो ये टर्म्स जो है हमेशा आते हैं, फैन आउट, पावर डिसिपेशन और प्रोपगेशन डिले के ऊपर क्वेश्चन आया था। फैन आउट मतलब क्या, देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ लॉजिक गेट जो कि ड्राइव हो सकते हैं बाय आउटपुट ऑफ अ सिंगल लॉजिक गेट विदाउट फॉलिंग आउटसाइड द स्पेसिफाइड आउटपुट वोल्टेज लिमिट्स। तो जस्ट ये आप ऐसे शो कर सकते हो, ये फैन आउट है फॉर लॉजिक 0, ये फैन आउट है फॉर लॉजिक 1। दोनों को यहाँ पर आप निकाल सकते हो हाई और लो के लिए, और फैन आउट जो टोटल होगा वो दोनों का मिनिमम होगा, है ना। पावर डिसिपेशन क्या होता है, ये पावर रिप्रेजेंट करता है विच इज डिलीवर्ड टू द गेट फ्रॉम पावर सप्लाई। ओके, सो पावर वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज VCC होता है, आपका सप्लाई करंट IC होता है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें पावर डिसिपेशन मिल जाता है। अगर पावर डिसिपेशन हर गेट के लिए चाहिए, n नंबर ऑफ गेट्स आपके पास है, तो पावर डिसिपेशन फॉर ईच विल बी VCC into IC upon n। ओके, नाउ प्रोपगेशन डिले क्या होता है, बहुत सिंपल है। आपके इनपुट से लेके जब तक आपका आउटपुट जनरेट हो रहा है, जो भी बीच में आपका डिले हो रहा है, दैट इज नथिंग बट प्रोपगेशन डिले, ठीक है। टाइम रिक्वायर्ड फॉर आउटपुट टू चेंज इट्स स्टेट व्हेन इनपुट इज चेंज इज कॉल्ड एज प्रोपगेशन डिले। Okay, so that was the thing. Now what is the advantage of open collector output? Justify your answer with suitable circuit. तो open collector हम क्यों यूज करते हैं, मैंने आपको जो डायग्राम बताया था वो शॉर्ट सर्किट जो हो रहा था वो भी आप इसके अंदर ले सकते हो। अदरवाइज उससे भी सिंपल यहाँ पर मैं एडवांटेज लेकर आई हूँ, क्योंकि एडवांटेजेस बहुत हो सकती है। हमें क्वेश्चन आई थिंक ये 3-4 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो जस्ट हम थोड़ा सा भी इसमें अगर लिख देंगे तो हमें अच्छे खासे मार्क्स मिल जाते हैं। तो वायर्ड एंड ऑपरेशन जो पॉसिबल है विद दिस टाइप ऑफ गेट्स, तो वायर्ड एंड वाला जो ऑपरेशन है ये पॉसिबल है, ये एक एडवांटेज हो गई। ओपन कलेक्टर आउटपुट अलाउ द डिवाइस टू डिराइव अनदर टाइप ऑफ डिवाइस एट डिफरेंट VCC और लोड्स अदर देन 5 वोल्ट। ये भी एक एडवांटेज है कि VCC अगर 5 वोल्ट नहीं है, आपका दूसरा VCC है, उस पे भी आपका जो डिवाइस है वो अलाउ करता है ओपन कलेक्टर सर्किट को, है ना। वही ओपन कलेक्टर गेट अगर हम यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं, दे कैन बी यूज्ड टू डिराइव हाई करंट लोड्स। यहाँ पे रिले कॉइल वगैरह लगा के हम हाई करंट लोड्स जो है यहाँ पे ले सकते हैं। वैसे यहाँ पे इनकैंडेसेंट लैंप भी लगा सकते हैं। तो ये कुछ यूजेस हैं क्या आपके ओपन कलेक्टर गेट्स के, तो बहुत सिंपल बनाया था। बाकी TTL CMOS का ये जो है ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल वाला डिफरेंस है, आप चाहो तो इसको भी समझ सकते हो। मैंने बहुत ज्यादा मतलब अच्छे से लिखा हुआ है, अदरवाइज मैंने टेलीग्राम पे ऑफिशियल पे भी डाला हुआ है, प्राइवेट टेलीग्राम चैनल्स पे भी डाला हुआ है, वो डिफरेंस आप वो वाला कर लेना। तो वो सिंपल थ्योरी वाला है, तो ये आपको नंबर्स याद नहीं रखने पड़ेंगे, अदरवाइज आपकी मर्जी, आप ये वाला भी कर सकते हो, ठीक है। देन व्हाट इज लॉजिक फैमिली क्वेश्चन आया है, गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ लॉजिक फैमिली एंड आल्सो राइट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ CMOS। तो लॉजिक फैमिली क्या होती है डिफाइन करना है। सो अ डिजिटल लॉजिक फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ कंपैटिबल डिवाइसेस with the same logic level and supply voltages according to components used in the logic family। क्लासिफाई कैसे किया जाता है, देखो क्लासिफिकेशन बाइपोलर यूनिपोलर होता है। यूनिपोलर में आपके सारे मॉस आ जाते हैं, ठीक है, PMOS NMOS CMOS।
बाइपोलर में सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड होता है। तो सैचुरेटेड में आपके सारे TTL RTL, इनका फुल फॉर्म मैंने यहाँ लिख रखा है। RTL रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक, DTL डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक, DCTL होता है, I2L होता है, HTL TTL। तो ये सब आपके सैचुरेटेड बाइपोलर आपके क्या हो जाते हैं, लॉजिक फैमिलीज हो जाती हैं। अनसैचुरेटेड में आपका शॉर्टकी TTL एंड ECL आता है जो कि एमिटर कपल्ड लॉजिक है। तो प्लीज इस फ्लो चार्ट को अच्छे से ध्यान में रखना गाइज, ये ध्यान में आपके होगा तो ये इस टाइप का क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देन आपको CMOS की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, तो वही ऑपरेटिंग स्पीड बतानी है कि ये इसकी ऑपरेटिंग स्पीड लो होती है TTL से अप्रोक्सीमेटली 25 to 100 नैनो सेकेंड्स आपके, डिपेंडिंग ऑन द सब फैमिली ऑफ CMOS। इट इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द पावर सप्लाई वोल्टेज लेवल्स और नॉइस मार्जिन के बारे में हम बता सकते हैं। फैन आउट के बारे में लिख सकते हैं कि टिपिकली ईच CMOS लोड इंक्रीजेस द ड्राइविंग सर्किट्स प्रोपगेशन डिले बाय 3 नैनोसेकेंड। Thus fan out for CMOS depends on the permissible maximum propagation delay. So CMOS outputs are limited to a fan out of 50. फिर पावर डिसिपेशन में ऑफ CMOS IC is very low as long as it is in DC condition. Unfortunately, power dissipation of CMOS IC increases in proportion to the frequency at which the circuits in switching states. ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन भी हो गए आपके यूनिट 5 के। एंड द लास्ट यूनिट इज माइक्रो प्रोसेसर यूनिट। तो कुछ क्वेश्चन जो कि ALU 74181 आई थिंक सो वो वाले क्वेश्चन नहीं हुए थे, तो वो भी इसके अंदर हम देख लेंगे। आपको बोला है ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द बेसिक बिल्डिंग ऑफ एन आइडियल माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम विद द हेल्प ऑफ नीट डायग्राम। तो ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, IC होता है दैट कॉम्प्राइजेस ऑल द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर। तो ये मैंने आपको समझाया हुआ है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, CPU, मेमोरी, तो इसे ही आपको एक्सप्लेन करना है जस्ट, ठीक है। तो इनपुट डिवाइसेस में आपके सब आ जाते हैं। आप जितना ज्यादा आप खुद के वर्ड्स डालोगे, इट्स इंपॉर्टेंट कि आप जो है उसका आंसर को आप ब्रीफली एक्सप्लेन कर पाओगे, ठीक है। देन आपको सिस्टम बस के ऊपर क्वेश्चन था। सो ड्रॉ माइक्रो प्रोसेसर बस स्ट्रक्चर एंड एक्सप्लेन इन ब्रीफ। तो डेटा बस में आप देख सकते हो कि बाई डायरेक्शनल होता है। फिर एड्रेस बस है, यहाँ पे कंट्रोल बस है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हैं, CPU और माइक्रो प्रोसेसर एंड मेमोरी, रैम और रोम। ये भी मैंने आपको डायग्राम एक्सप्लेन किया हुआ है। जस्ट यही बसेस को यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। ये वाला क्वेश्चन आई वाज टेलिंग यू, शॉर्ट नोट ऑन ALU IC 7481। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। देखो, ALU इज अ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट विच इज यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, ठीक है। ALU डिफाइन कर दिया। इट इज मेनली यूज्ड इन माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर्स। द फंक्शंस ऑफ इनपुट और आउटपुट एंड कंट्रोल लाइंस आर एज फॉलोज। A एंड B में हमें बाइनरी डेटा इनपुट्स हैं। लेट्स से A और B हमारे बाइनरी डेटा इनपुट्स है। CN बार एक्टिव लो कैरी इनपुट है, CN बार +4 आपका एक्टिव लो कैरी आउटपुट है। F3 - 0 यानी कि F3 to 0 आपका बाइनरी डेटा आउटपुट होता है। और P क्या होता है, आपका कैरी प्रोपगेट आउटपुट होता है। G आपका कैरी जनरेट आउटपुट होता है। A = B यानी इक्वालिटी आउटपुट। और S3 to 0 आपका सिलेक्ट इनपुट लाइंस होती हैं। तो M0 ये मोड कंट्रोल्स हैं आपके। 0 में आपको अरिथमेटिक ऑपरेशन होता है और M1 अगर आप कर दो तो लॉजिकल ऑपरेशन होता है। वही सारी चीजें जो ऊपर हमने डिफाइन करी हैं वो यहाँ पर हमने 7481 ALU IC के अंदर शो किए हैं। देखो यहाँ पे कैरी इनपुट है आपका, ये आपके B इनपुट्स हैं, ये आपके A इनपुट्स है। बताओ क्या हार्ड है इसमें। ये देखो B0 B1 B2 B3 ऐसे आप B इनपुट दिखाओगे, A0 A1 A2 A3 ऐसे आप A इनपुट दिखाओगे। यहाँ पे आपका VCC है, यहाँ पे आपके ग्राउंड है। अब यहाँ पे देखो आपके ये F0 F1 F2 F3 ये F इनपुट आउटपुट है आपके, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये बाइनरी डेटा आउटपुट्स हैं। फिर यहाँ पे क्या है, ये P आपका प्रोपगेट आउटपुट है, G आपका जनरेट आउटपुट है, A = B इक्वालिटी आउटपुट है और C N+4 आपका कैरी आउटपुट है। वही तो यहाँ पे लिखा है मैंने, दैट्स इट। तो बस आपको इसको भी एक्सप्लेन करना होता है एंड ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद आपको देखो क्वेश्चन 8A में आपको बोला गया है with the help of a block diagram explain fundamental units of microprocessor। तो ये वाला भी क्वेश्चन आप देखो कैसे करोगे। यहाँ पे आपका एक्यूमुलेटर होता है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है। ALU होता है बेसिकली, वर्किंग रजिस्टर होता है, टाइमिंग एंड क्लॉक सर्किट है, स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर और इंटरप्ट सर्किट। ये वाला भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो फंडामेंटल ब्लॉक डायग्राम में। अदरवाइज मैं एक और आपको जो है ना आज डाल दूंगी, वो वाला आप अच्छे से कर लेना, वो वाला और ज्यादा आपको इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। तो ये छोटा है इसीलिए मैंने, जो लोग मतलब बेसिक करके जाना चाह रहे हैं एंड क्वेश्चन आया तो अटेम्प्ट, सो बेसिकली ये भी करेक्ट है आपका, लेकिन थोड़ा छोटा वाला ब्लॉक डायग्राम है जिसमें सिर्फ 6 ब्लॉक्स आपके लिए शो हुए हैं।
अदरवाइज जो मेन है मतलब जिसमें आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे तो वो वाला मैं आपको डाल दूंगी एंड आई विल पुट ऑन ऑफिशियल इटसेल्फ, ठीक है। तो आपको ये भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी चीजें यही होती है उसके अंदर, लेकिन वो डायग्राम थोड़ा सा ज्यादा इलैबोरेटिव होता है। तो इसमें से रजिस्टर्स, ALU, ये फ्लैग्स वगैरह, टाइमिंग कंट्रोल सर्किटरी, सिस्टम बस, PC यानी प्रोग्राम काउंटर, स्टैक पॉइंटर, इंटरप्ट सर्किट, ये सब आप उसके अंदर एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है, जितना आपको याद रहे आप उतना एक्सप्लेन करना, मतलब उन ब्लॉक्स को एक्सप्लेन करना। देन आपको क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। तो देखो मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। देखो ये मतलब इसलिए स्किप किया था कि ये बहुत ज्यादा सिंपल होंगे, स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंडेबल होंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे भी उनको कवर कर दिया है। मेमोरीज आर मेड अप ऑफ रजिस्टर्स, ये याद रखना। ईच रजिस्टर इन द मेमोरी इज वन स्टोरेज लोकेशन, ये याद रखो कि हर एक रजिस्टर क्या करेगा, एक स्टोरेज लोकेशन के तरह जो है ना परफॉर्म करेगा। So each location is identified by an address called as memory address. Okay. The number of storage locations can vary from a few in some memories to hundreds of thousands in others. तो जैसे कि ये कुछ मेमोरी लोकेशन है जिसके ऊपर 1000 क्या करा है, यहाँ पे राइट करा है, तो ये राइट ऑपरेशन हो गया ना। देखो ये स्टोरेज सेल्स हैं, ये एड्रेस है बेसिकली। अब अगर हमें रीड करना है तो वही रीडिंग डेटा हम यहाँ पे शो कर देंगे, करेक्ट। Just that much you have to show. तो देखो a memory unit stores binary information in groups of bits called words. A word in memory is an entity of bits that moves in and out of the memory. Use words that are multiples of 8-bit length. Thus a 16-bit word contains 2 bytes, है ना, और 32-बिट वर्ड होगा तो 4 बाइट्स होंगे। तो ये क्या होता है आपका, ऐसे आप मेमोरी को एक्सप्लेन कर सकते हो, जस्ट ये बॉक्स बना के राइट और रीड ऑपरेशन शो करके, ठीक है। देन लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो व्हाट इज माइक्रो प्रोसेसर, लिस्ट डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। तो ये तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर जस्ट हमें डिफाइन करना है एंड उसके एप्लीकेशंस तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो कैसे डिफाइन करोगे, अ माइक्रो प्रोसेसर इज अ कॉम्पैक्ट IC दैट सर्व्स एज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि CPU ऑफ अ कंप्यूटर और अदर डिजिटल डिवाइस। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस from a program by performing basic arithmetic, logic, control and input output operations specified by instructions, ठीक है। एप्लीकेशंस की बात करें तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लाइक हाई एंड कॉफी मेकर्स के अंदर माइक्रो प्रोसेसर यूज हो रहा है, वॉशिंग मशीन्स के अंदर, रेडियो क्लॉक्स के अंदर इसकी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, माइक्रोवेव्स, टोस्टर्स, टेलीविजन, VCRs, DVD प्लेयर्स, ओवन, स्टोव्स, क्लोथ्स वॉशर्स, स्टीरियो सिस्टम, होम कंप्यूटर, बहुत सारे हैं। तो जितने आपको ध्यान में रह सकते हैं आप लिखना, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर्स जिसमें यूज होते हैं। बाकी ऑटोमोबाइल्स, ट्रेन्स, प्लेन्स में भी ये टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, मेडिकल डिवाइसेस में भी, जिसमें लाइक इंसुलिन पंप होता है, बेसिकली जिनको शुगर हो जाती है उनके लिए यूजफुल होता है इंसुलिन पंप। सो दैट ये सब चीजें भी आपके माइक्रो प्रोसेसर जो है ना यूजफुल है, बेसिकली ये यूज किया जाता है। फंक्शन जनरेटर्स, फ्रीक्वेंसी काउंटर्स, फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर्स, स्पेक्ट्रम एनालाइजर्स एंड मेनी अदर इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये तो आपकी जितनी मर्जी हो आप उतने एप्लीकेशंस खुद के मन से भी लिख सकते हो। सो दैट वाज ऑल, एंड आपने पूरा का पूरा जो है ना 2024 का ये जनवरी वाला पेपर था जो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो प्लीज आपको जो भी आपके मतलब जो भी आपको लगता होगा प्लीज इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके बताना। एक और भी ऐसे ही मास्टर सॉल्यूशंस हैं जो कि अपलोडेड हैं स्टिल प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे, तो आप जाके अभी भी ले सकते हो। एंड बेसिकली वो सेमेस्टर 4 के लिए भी है, तो कहीं भी आपका लॉस नहीं होने वाला है। सो डेफिनेटली आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना। एंड अब तक का वट एवर मे बी योर थॉट अकॉर्डिंग टू माई टीचिंग और एनीथिंग यू लाइक्ड अबाउट मी, ठीक है, तो प्लीज आप उसको इस वीडियो के नीचे कमेंट करना। आई विल बी वेरी हैप्पी रीडिंग ऑल दोज कमेंट्स। तो चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर लास्ट पेपर, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपको क्या चाहिए आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। तो चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो अगेन सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।